हाँ करते गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया रिपोर्टरी का फिर हेलो कुछ स्टूडेंट वेटिंग पे है। हेलो वेटिंग पे बोल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट वेटिंग में है सर। ओके ओके आज कर दिया मैं। सभी कोई आ गए? ओके सो गुड मॉर्निंग। हम लोग आज एक नया रिपोर्टरी को पढ़ने जा रहे हैं और उसको देखने जा रहे हैं। इसका नाम है रिपोर्टरी ऑफ हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स बाय क्लेविन बी नर। नर की रिपोर्टरी, जब आपने जेंट्री की रिपोर्टरी देखा था तो वहाँ पर बहुत लंबे लंबे सेंटेंस में थे। नर की रिपोर्टरी को उस कैटेगरी में है, लेकिन यहाँ पर उतने लंबे नहीं है, उससे थोड़ा सा मीडियम साइज में है ना। ये रिपोर्टरी उससे थोड़ा सा अलग है और ये पहले 2 वॉल्यूम में आया करता था और अब 1 वॉल्यूम में आ रहा है। ये रिपोर्टरी हम लोगों के मैथमेटिका का ये का काफ़ी काफ़ी हम लोगों के इसका बड़ी स्थान है इसका। ये डॉक्टर क्लेविन वी नर का फोटोग्राफ्स है आपका, है ना। क्लेविन वी नर्स का ये फोटोग्राफ्स है, फिलाडेल्फिया के रहने वाले थे। नर के विषय में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। ये आपने हेरिंग्स का नाम सुना होगा और ये डॉक्टर हेरिंग के ये सन इन लॉ थे, बने कि उनके दामाद थे, ठीक है ना, सन इन लॉ थे। और इन्होंने जो इनके जो 10 वॉल्यूम्स मैथमेटिका है, हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स आपने सुना होगा, जो कि 10 वॉल्यूम में है। ये बल्कि वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम को एक रिपोर्टरी में कन्वर्ट करने का काम ये इन्होंने किया है। अपने दामाद के द्वारा ये सारे काम करवाए गए और इसीलिए ये जो रिपोर्टरी जो है सो क्लेविन नर जो है सो एक सन इन लॉ ऑफ द हेरिंग है, जो हेरिंग का नाम आपने काफ़ी अच्छे से आप लोग परिचित हैं। नेक्स्ट है नर रिपोर्टरी। बहुत समय तक प्रिंट में नहीं था, है ना, अवेलेबल नहीं था, लेकिन सबसे पहले नर को ने भट्टाचार्य एम भट्टाचार्य एंड कंपनी कलकत्ता को ये पब्लिकेशंस का अधिकार दिया, जो इसको पब्लिश किए। बाद में ये जो है सो अब बी जैन के द्वारा भी छापा जा रहा है। नर अपने 5 साल में इस 2 वॉल्यूम रिपोर्टरी को तैयार किया था और 1896 में अपने जगह पर पब्लिश किया गया था। दिस रिपोर्टरी टू हेरिंग मैथमेटिका नेवर सॉ द वाइड स्प्रेडिंग। और आज तक ये रिपोर्टरी का इस्तेमाल जो है सो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और क्यों नहीं हो पाता है, इस चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे आज। 1941 में होम्योपैथिक हेरल्ड एक मैगजीन है, उसके मेमोरियम में लिखा हुआ है, हिज होम ऑन कैमक स्ट्रीट वॉज फिल्ड विथ बुक्स, पिक्चर एंड मेमेंटोज pertaining to homeopathy. The original letters written by Constantine Herrings and by Samuel Hahnemann were probably the most prized possession. आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन हेरिंग से संबंधित होने के कारण इनके पास में कितने सारे पुस्तक थे, कितने सारे पत्र थे, जो कि हैनीमैन के साथ में कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग का। इसीलिए डॉक्टर नर को कहा जाता है, नर उत्तराधिकारी, माने हेरिंग के उत्तराधिकारी के रूप में डॉक्टर नर होम्योपैथी में आए थे। Several of the letters have been published in the hospital tidings during the first year and afford much reliable information concerning homeopathy. Most of these historic treasures have been presented to the Hahnemann Medical College. ये सारे म्यूजियम में आपको लेटर सब इन्होंने दे दिया था, ठीक है ना। Nor use the same structure throughout as found in the guiding symptom. Guiding symptoms को आप अब देखेंगे तो गाइडिंग सिम्टम्स का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर को इस रिपोर्टरी में, क्योंकि उसी गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ हेरिंग का
जो 10 वॉल्यूम का है उसी के स्ट्रक्चर पर इस किताब का रिपोर्टरी की रचना की गई है। इसमें रिलेशनशिप भी किताब के अंत में दिया गया है और इसमें रेमेडीज का जो लिंकिंग है, गाइडिंग है, वह 4 ग्रेडिंग में है। इसी के कारण इस किताब को बल्कि बनाया गया है। इससे भी बल्कि तो हम लोगों ने देखा जेंट्री है, लेकिन यह जेंट्री के बाद में यह 2 वॉल्यूम में है, फिर भी यह बल्कि रिपोर्टरी के रूप में जाना जाता है। 1896 में ये नर ने 2 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया था, 1896 में जो अभी हमने बताया। और सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स टू द केंट रिपोर्टरी, इट हैज चैप्टर टाइटल नेम्ड बाय बॉडी पार्ट्स एंड ऑल्सो इंक्लूड द चैप्टर्स ऑन टाइम, टेम्परेचर एंड वेदर एंड स्टेजेज ऑफ लाइफ। तो केंट में जितने सारे चैप्टर हैं उसके अलावा इसमें एक टाइम का एक चैप्टर अलग आप देखिएगा, टेम्परेचर और वेदर का एक चैप्टर है और स्टेजेज ऑफ लाइफ। टेम्परेचर और वेदर को तो आप समझ रहे हैं, टाइम को भी समझ रहे हैं। स्टेजेज ऑफ लाइफ जैसे ओल्ड पीपुल है ना, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए, लीन एंड थिन पीपुल, यंग पीपुल, ऐसे करके इस उम्र के हिसाब से, तो उम्र के हिसाब से जो दवा जिस जहाँ पर लागू ज़्यादा होता है उसको इन्होंने कंपाइल किया है स्टेजेज ऑफ लाइफ में। इसको पहले तो एक रेफरेंस रिसर्च रिपोर्टरी के रूप में यूज किया गया था कंपैरेटिव रिसर्च के लिए, और इसीलिए केंट नर रिपोर्टरी को कहा जाता है मिक्सेस पैथोजेनिक एंड क्लिनिकल डाटा, बट इट ऑल्सो कंटेन्स रूब्रिक्स दैट आर फाउंड नोवेयर एल्स। बहुत जगह पर आपको नहीं मिलेगा, वह रूब्रिक्स यहाँ पर आपको मिल सकता है। इसके अंदर में पैथोजेनिक डाटा और क्लिनिकल डाटा दोनों इसके अंदर में डाले गए हैं। इसके अंदर में 407 रेमेडीज है और 1,57,148 रूब्रिक्स है, 1,57,148 रूब्रिक्स है ना। और नर यूज 4 grades यूजिंग मार्क बिफोर ईच रेमेडी इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द फॉन्ट टेक्स्ट। उन्होंने टेक्स्ट का एक ही फॉन्ट रखा, लेकिन उस पर एक मार्किंग किया है जिससे कि ग्रेडिंग का पता चलता है। समटाइम इसमें कभी इस किताब को लोग क्रिटिसाइज करते हैं पैथोलॉजी और क्लिनिकल इंफॉर्मेशन के इंक्लूड करने के कारण, लेकिन फिर भी क्लिनिकल डाटा का बहुत ज़्यादा महत्व है और आज हम लोग इसके क्लिनिकल डाटा को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस भी हैं दवा के। फिर सिम्टम्स फाउंड जो खाली बीमार लोगों में पाया गया, मॉडलिटी जो पाया गया उसको भी अलग से दिया गया है। और जूलियन विंस्टन इसके विषय में लिखते हैं, ऑल्दो इट मिक्सेस पैथोजेनिक एंड क्लिनिकल डाटा, इट कंटेन सेवरल रूब्रिक्स दैट कैन नॉट बी फाउंड एनीवेयर एल्स। जो कहीं आप इसको नहीं पा सकते हैं वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें द biggest stumbling block to its use is overly complex and graphically difficult. With the advent of having it on the computer and being able to search for words and phrase, much of the difficulty has been overcome. जब आपको किताब के फॉर्म में था तो बड़ा डिफिकल्ट था इसको यूज करना, लेकिन अब कंप्यूटर के फॉर्म में आ जाने के कारण थोड़ा बहुत उसमें सहूलियत हो गया। जब आप इस किताब को खोलिएगा, इस बुक फॉर्म को खोलिएगा, तो आपको इसके हायरार्की को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसीलिए इसको बहुत लोग जो जल्दीबाजी में चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं, वो लोग इस रिपोर्टरी को यूज नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको इसी नर के रिपोर्टरी में ही आना पड़ेगा, केंट रिपोर्टरी में नहीं मिलेगा। हालांकि सिंथेसिस रिपोर्टरी में इसके बहुत सारे रूब्रिक्स को ले लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे डाटा जो है सो आपको इसमें नहीं मिलेगा। द ऑर्डर, इसका जो अरेंजमेंट है वह इज ऑफ द हैनीमैन एंड डेवलप्ड एंड परफेक्टेड बाय हैनीमैन। इसका जो राइटिंग का जो अरेंजमेंट है चैप्टर्स का, वह आपका हैनीमैनियन है और थोड़ा सा हेरिंग के द्वारा जो अभी हमने बताया उसमें ऐड किया गया है। इसमें एनाटॉमी, इसके अंदर में 48 चैप्टर्स हैं, टोटल 48 चैप्टर्स हैं और हर एक पेज में 2 कॉलम है, एक कॉलम में नहीं 2 कॉलम में किया गया है, इससे कि आपको एक लाइन को लंबा तक पढ़ने में जो टूट जाता है उससे आसान होता है, छोटा छोटा पैराग्राफ्स के रूप में दिखलाई पड़ता है। इससे बहुत आपको स्पेस का
और आपको क्या कहते हैं, पढ़ने में सहूलियत इस किताब के द्वारा आपको होता है। नर कहते हैं, इट इज ओनली अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट पॉसिबल दैट विल नॉट स्कैटर एंड सेपरेट एंड बिकम कॉन्टीजियस। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया, हर एक चैप्टर को एक अल्फाबेटिकली ए से शुरू किया गया है और जेड तक चला गया है, और कोशिश किया गया है कि रूब्रिक्स जो है सो एक सेंटेंस में के तक आए, जिससे कि आपको रूब्रिक्स के अर्थ को समझने में कठिनाई हो। केंट के रूब्रिक्स को, बॉनिगेसन्स के रूब्रिक्स को, बोगर के रूब्रिक्स को समझने के लिए आपको अर्थ लगाना पड़ता है, उसको दवा का मीनिंग को जानने के बाद में आप उसको जान पाते हैं। लेकिन नर के रिपोर्टरी में जब आप आइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो सेंटेंस है जो वह पूरा एक वर्ड में नहीं है, कुछ शब्दों में डाला गया है, इसीलिए इसमें मीनिंग में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और मैंने आपको कल जेंट्री के रिपोर्टरी में भी बताया था, वहाँ तो पूरा सेंटेंस ही है, इसीलिए वहाँ पर एक मीनिंग का दूसरे मीनिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। जब एक वर्ड को इंटरप्रेट करना होता है तो हम लोग उसमें कई एक अर्थ लगा सकते हैं, जो कि केंट के साथ में होता है, बॉनिगेसन्स के साथ में होता है, बोगर के साथ में होता है। लेकिन इस रिपोर्टरी में आपको कई एक मीनिंग नहीं आएगा, आपको केवल एक ऑथेंटिक मीनिंग इसके अंदर में दिखलाई पड़ता है। नर ने बहुत अच्छी बातें लिखा है। लाइक द फ्यूग, ए म्यूजिकल कंपोजिशन इन विच द लेसर पार्ट रिपीट्स द मोटिव ऑफ द इंटायर कंपोजिशन, repetition is progress by evolution or development, or as expressed by hearing in the introductions to his analytical therapeutics। कहा कि इसका जो प्रेजेंटेशन जो है उसको म्यूजिकल बनाने गया, माने एक लय बना गया कि एक के बाद एक दूसरा दूसरा, माने आपको ज़्यादा दिमाग नहीं यूज करना पड़े। जैसे म्यूजिक को सुनने में आपको जो आनंद आता है वही आनंद रिपोर्टरी के यूज में होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर नर ने कहा था। और नर ने यह प्रयास किया था कि आपको इसका जो प्रेजेंटेशन जो है सो एक म्यूजिकल प्रेजेंटेशन के रूप में हो। हालांकि इसका प्रयास सभी रिपोर्टरी में, क्योंकि रिपोर्टरी का मीनिंग ही होता है म्यूजिकल प्रेजेंटेशन, तो म्यूजिकल प्रेजेंटेशन के रूप में देने के लिए ये प्रयास किया जाता है, जिससे कि आपको कम से कम मेहनत में ज़्यादा सही दवा के पास में पहुंच पाइए। हेरिंग का जो एक्सप्रेशंस है वह जनरल प्रिंसिपल्स, और एक ही जनरल प्रिंसिपल सभी जगह पर अप्लाई किया गया है ना। और केवल माइंड चैप्टर में थोड़ा बहुत प्लान में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि माइंड का स्ट्रक्चरिंग उस समय तक साइकोलॉजी के उतना डेवलप नहीं होने के कारण स्ट्रक्चरिंग प्रॉपर नहीं किया गया है। सेक्शंस word is repeated down the column in preference to the customary, which like all mark of abbreviation, ciphers, signs become confusing and not less as space saving time suppose. The word right and left, better and worse etc. to avoid possible error are printed out in full. कुछ को शॉर्ट में लिखा गया है, कुछ वर्ड को कंप्लीट लिखा गया है। पर्पस ये रहा है कि आपको समझने में सहूलियत हो, इस किताब का है। लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा तो इस किताब को आप आसानी से समझ सकते हैं। द रूब्रिक्स वर्ड और हेडिंग ईच पैराग्राफ प्रिंटेड विथ समवॉट बोल्डर एंड ब्लैकर टाइप, है ना। हेडिंग को ब्लैकर टाइप में बनाया है, ब्लैक में दिखा गया है, फॉलोड बाय ए कॉलन, उसके बाद एक कॉलन दिया गया है। अप्लाइज टू ईच सिम्टम्स इन द पैराग्राफ, that is black letter word to be mentally repeated to every sentence round and in with a semicolon। एक दिया गया, उसके बाद में एक सेमीकॉलन दे करके फिर दूसरा सेंटेंस को दिया गया, उसमें रूब्रिक्स को फॉलो किया गया है। द 4 marks ऑफ डिस्टिंक्शंस, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में 1, 2 लाइन 1, 2 लाइन हैव the same significance as set down in the hearing guiding symptoms। hearing guiding symptoms को आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो सिम्टम्स के ऊपर में एक बगल में एक लाइन, एक वो लाइनिंग खींचा हुआ है, उस लाइनिंग का मीनिंग है उसके ग्रेडिंग का, और इसका 4 ग्रेडिंग है।
जो कि डॉक्टर बॉनिगिसेंस ने के रिपोर्टरी को किया गया। बॉनिगिसेंस ने 5 किया है, बॉनिगिसेंस के 5 को यहाँ पर 4 किया गया है। केंट में आपने देखा 3 किया गया है। तो आपको हमेशा यह ध्यान में रखना पड़ेगा किसका कि ये कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेडिंग है। देखिए मैं यहाँ पर इसका आपको बता रहा हूँ, जहाँ केवल एक पाई दिया हुआ है, इसको लोएस्ट सिंगल लाइट डिजेग्नेटेड ऑकेजनली कन्फर्म सिम्टम्स, इसको कहा कभी कभी देखा गया है, ये सबसे लोएस्ट ग्रेड का है। उसके बाद में 2 लाइन दिया गया है, 2 लाइन दिया गया है, ये इसका ज़्यादा कन्फर्मेशन है, यानी कि इसको फ्रिक्वेंटली कन्फर्म किया गया है, लेकिन फिर भी अभी इसमें जीनियस मेडिसिन के रूप में कहना सही नहीं होगा। फिर में एक मोटा लाइन, हेवी लाइन दिया गया, ये पतला लाइन है, इसे मोटा लाइन दिया गया है सिंगल लाइन को, इसको कहा कि वेरीफाइड बाय क्योर, माने ये रूब्रिक्स जो है सो क्योर से वेरीफाइड हो गया। और जो डबल 2 मोटा लाइन है, यानी कि एक पतला लाइन, फिर 2 पतला लाइन, एक मोटा लाइन और 2 पतला मोटा लाइन, ये 4 लाइनिंग, 4 टाइप है आपको रूब्रिक्स के मार्किंग करने के लिए। पहला जो है सो 1 ग्रेड का हो गया, दूसरा 2 ग्रेड का हो गया, तीसरा जो है मोटा वाला वह हेवी लाइन वाला वो आपका 3rd ग्रेड हाईएस्ट ग्रेड का है, 3rd ग्रेड का है, और डबल लाइनिंग वाला जो है सो सबसे ज़्यादा वेरीफाइड है और सबसे मैंने कहा गया कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। नर कहते हैं आई हैव मेड ऑल्सो मेड यूज ऑफ देम इन गिविंग प्रोमिनेंस to the relative value of the remedies occurring in groups under a general rubrics like dysmenorrhea, restlessness, rheumatism। अभी एक इसके अंदर में एक ग्रुप भी बनाया गया, जैसे डिस्मेनोरिया में तो बहुत सारे रूब्रिक्स हो सकते हैं, इसलिए इसका एक रेस्टलेसनेस में बहुत सारे हो सकते हैं, रिमेटिज्म में बहुत सारे, जहाँ जहाँ बड़े होते हैं उसका वहाँ पर ग्रुप का भी रचना किया गया है। इसके अंदर में एक थीटा वर्ड आप जानते होंगे, थीटा स्टैंडिंग बिटवीन द क्योर्ड सिम्टम्स एंड द पैथोलॉजिकल कंडीशंस। जहाँ जहाँ पर क्योर्ड सिम्टम्स है और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है, वहाँ पर एक थीटा वर्ड दिया गया है ना। ये थीटा वर्ड से पता चलता है कि ये जो है सो सिम्टम्स जो लिया गया है वो क्योर। हर एक जगह पर ये नहीं लिखेंगे, लेकिन इसलिए थीटा सिंबल को इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि आपको जगह की भी कमी हो और बात को भी समझ में आ जाए। फिर है इट इज टू बी रिमेंबर्ड दैट प्रेजेंस ऑफ द टर्म बाय नो मीन्स द यूजफुलनेस ऑफ द सिम्टम्स इन अदर। जहाँ पर ये थीटा वर्ड नहीं है उसका मतलब यह नहीं है कि उसका यूज नहीं है, क्योंकि उसे अध्ययन किया गया है, उसे देखा गया है, इसीलिए उसका भी महत्व है। प्रिस्क्राइबर हैज टू डील विथ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्ट। जब आपको हम लोग रिपोर्टराइज करते हैं तो उस समय में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फैक्ट्स को देख करके करते हैं, खाली उसके पैथोलॉजी को नहीं देख करके उसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स को जब दोनों को मिला करके देखिएगा तो इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के थेराप्यूटिक लाइफ के विषय में आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। द परपेंडिकुलर डॉट, ये 3 डॉट आप देख रहे हैं इधर साइड में, लाइन मार्क्स ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम द ओल्ड स्कूल सच एज हार्मोनी विद द लॉ ऑफ गियर। अब कुछ जो होम्योपैथी के जानकारी नहीं है, जो होम्योपैथी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन पुराने मेट्रिया मेडिका में यानी होम्योपैथी के पहले वाले मेट्रिया मेडिका में जो इन्फॉर्मेशन है, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको 3 डॉट से दिया गया। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे डॉक्टर हैनीमैन जो होम्योपैथी का आविष्कार किया चाइना का, वह चाइना का इन्फॉर्मेशन उनको सबसे ज़्यादा कुलेंस के मेट्रिया मेडिका में मिला। और होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका के पहले बहुत सारे मेट्रिया मेडिका थे, है ना, और उन सभी मेट्रिया मेडिका में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस थे, यूजफुल इन्फॉर्मेशंस थे। उन सारे इन्फॉर्मेशंस को हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स में लाया गया है ना, हेयरिंग गाइड। और उस सिम्टम्स को अगर रिपोर्टरी में लाया गया है तो उसके लिए यहाँ पर 3 डॉट का इस्तेमाल किया गया है, परपेंडिकुलर डॉट का इस्तेमाल किया गया है। इसे हार्मोना आपको ओल्ड स्कूल के और न्यू स्कूल माने एलोपैथी पुराने ज़माने के जो मेडिसिन का सिस्टम था और होम्योपैथी के मेडिकल सिस्टम को एक साथ मिलाने का, क्योंकि वहाँ भी जो कॉमन है
मेडिकल सिस्टम है तो बहुत सी बातें जो कॉमन होंगी, जो कॉमन बात है उसको ये 3 लाइन से डिनोट किया गया है। उसके बाद में कुछ टॉक्सिकोलॉजी, विष का एक्सट्रैक्ट है, उसको टी से मार्क किया गया है। आप यहाँ पर देख रहे हैं उस लाइन रूब्रिक्स के, वह दवा के आगे में, रूब्रिक्स के आगे में ये मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों का काम ये है कि रिपोर्टरी को एक बार जरूर उलट करके देखिए और आदत डालिए, क्योंकि ये डालने से आपको, मैंने जितने भी रिपोर्टरी में बता रहा हूँ, खाली पढ़ने से थ्योरेटिकली नहीं होगा। इस रिपोर्टरी को बार बार आपको उलटना पड़ेगा, उलट करके ही आप इस बात को समझ सकते हैं। अब एक हाथ का, उंगली का निशान बनाया गया है ना। द हैंड डायरेक्ट इज क्रॉस रेफरेंस। आप क्रॉस रेफरेंस समझते हैं? क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि इसकी तुलना दूसरे रूब्रिक से कीजिए। माने एक नहीं है, लेकिन जो भिन्नता को समझने के लिए 2 रूब्रिक्स या 3 रूब्रिक्स के अलग अलग महत्व को समझने के लिए, उसका एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए उन्होंने एक क्रॉस रेफरेंस आपको इंडिकेटर दिया है, एक उंगली का निशान के माध्यम से। तो किताब में कई एक जगह पर यह, जहाँ पर आपको उंगली का निशान मिलेगा, उसका मतलब हुआ कि इसके लिए आपको क्रॉस रेफरेंस, उसके रिलेटेड सिम्टम्स और डिजीज कंडीशंस के पास में भी जा करके एक बार अध्ययन कीजिए। उसके बाद में एक साइन यहाँ पर यह पाई का साइन है और इसमें कहा गया, लिखा है कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं। उसका माने ये इतने ऑनेस्ट प्रेजेंटेशन है, जहाँ पर कि उन्होंने कहा कि ये क्लिनिकल सिम्टम्स है, ये पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है, ये क्रॉस रेफरेंस है, ये ड्रग प्रूविंग का सिम्टम्स है, सबको सही सही जगह पर दे दिया गया। इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आपको ऑथेंटिसिटी जिसकी ज़्यादा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लोगों के लिए इस किताब में इस ऑनेस्टी को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। हाँ, एज ए नो रूल ऑफ क्लासिफिकेशन इज विदाउट exceptions and no single term can be made to cover all sets of related meaning. The synonymic feature of the work should commend itself to the busy practitioner. In tracing these synonyms, which like such light are intended to throw light upon the case from all directions. इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि हमको अलग अलग दायरे से, अलग अलग तरीके से एक चीज़ को देखें। किसी चीज़ को समझने के लिए, एनालिसिस करने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए अगर आप एक दृष्टिकोण से देखिएगा तो वह दृष्टिकोण जो है तो आपको हमेशा सही नहीं हो सकता है। तो आपका दृष्टिकोण बदलना होता है। किसी बात को समझने के लिए अगर दिमाग में एक बात लेकर के चलिएगा तो वह दिमाग का बात जो है सो आपको पूरा नॉलेज नहीं देगा। अगर तो आपको अपना विचारधारा को बदलना पड़ता है। तो वही प्रयास इस रिपोर्टरी में किया गया है। कई एक विचारधाराओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म बनाने का कोशिश किया गया है, जिससे कि आप जो है सो इसको यूज अलग अलग ढंग से भी कर सकते हैं। एक किताब का कई एक तरह से प्रयोग हो पाए, इस किताब का, इस रिपोर्टरी का, इसका प्रयास इस रिपोर्टरी में किया गया है। रिपोर्टरी को कहते हैं इज ए सप्लीमेंटेड बाय ए कंप्लीट इंडेक्स ऑफ लोकेलिटीज एंड टर्म्स। इसमें एक चैप्टर दिया गया है जिसमें इंडेक्स बनाया गया है, उसमें लोकेलिटीज का और टर्म्स का है। ऑथर हैज स्पेंट मच टाइम एंड लेबर बट ही थिंक इट टाइम एंड लेबर विल बी स्पेंट। इसमें कहा गया है कि नर ने इसमें जितना मेहनत किया है वह डॉक्टर हेरिंग के ड्रीम्स को, इन्होंने सपना को पूरा किया। ये डॉक्टर हेनिमैन के पुत्र नहीं थे, ये दामाद थे, लेकिन ये इन्होंने पुत्रवत कार्य किया है और यह कार्य जो है सो इन्होंने हेरिंग के ड्रीम्स को, आपको लोगों को पता होगा हेरिंग क्यों होम्योपैथी में आए थे। होम्योपैथी को खोज करने, क्रिटिसाइज करने, होम्योपैथी को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन होम्योपैथी के प्रति इनकी इतनी आस्था हो गई, इतना जानकारी हो गया डॉक्टर हेरिंग को, ये होम्योपैथी के बहुत बड़े फाउंडर पिलर के रूप में आज जाने जाते हैं। और आज इनका जो मैट्रिया मेडिका है वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ट्रेजर है, बहुत बड़ा बैंक है, जिसके माध्यम से आपको मेडिसिन का इंफॉर्मेशन, अगर कहीं भी कोई रूब्रिक्स का, सेंटेंस का, सिम्टम्स का आपको कठिनाई होती है तो फाइनल कोर्ट जिसको कहा जाता है वह आपको हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स
और एलेंस के इंसाइक्लोपीडिया में ही जाया जाता है, क्योंकि वह सोर्स बुक है, वहाँ से शुरुआत होती है और इस शुरुआत पर के पास में आपको जाने का आवश्यकता है. Like guiding symptoms, the original reading, the word prover clinicians are presented to the later, it being thought preferable to retain the most delicate sets of meaning, occasionally different wordings of the same symptoms by taking refuge in extra rubrics or cross-reference sooner than amalgamate, fuse or cumulate in vague generalizations at the sacrifice of the individuality. जनरलाइज करने के लिए, इंडिविजुअलाइज करने के लिए क्या किया गया है, कई एक मैंने आपके पास में एक व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए, एक आइसोलेट करने के लिए इसका जो प्रेजेंटेशंस जो है सो एक बहुत ही यूनिक बनाने का किया गया है, जिससे कि आप किसी भी तरीके से आप ओरिजिनल और नेचुरल सिम्टम्स के पास में पहुंच जाइए, है ना. नर कहते हैं मैंने इतना मेहनत किया है लेकिन फिर भी ये जो है सो बहुत बड़ा काम नहीं है, बड़ा ऑनेस्ट है, बहुत सिंप्लिसिटी है नर के दिमाग का, जो कहा कितना मैंने क्लासिफिकेशन सारा काम तो किया है, गाइडिंग सिम्टम्स को 10 की वॉल्यूम को एक गागर में सागर बनाने का कोशिश किया है, गागर में सागर, है ना. जो हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स एक सागर के समान है 10 वॉल्यूम, और उसे एक वॉल्यूम 2 वॉल्यूम में ले आना आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण काम है. और इसमें गलतियों का रह जाना कोई आश्चर्य नहीं होगा, और यह इस बात को डॉक्टर केंट नर जो हैं तो इस बात को एडमिट करते हैं कि इसके अंदर में कुछ गलतियां भी होंगी. इन रिपोर्टरी वी हैव separations by analysis of purpose and classification, ready reference, but in Metra-Medica the combination by synthesis to enable us to study drug effects in their grand unity and relationship, है ना. Metra-Medica में क्या है, आप पूरा क्लासिफिकेशन सारा डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टरी में आप शब्द के माध्यम से ही जाना पड़ता है. और इस किताब को बनाने के लिए डॉक्टर जोसेफ सी गर्नसे ने नर को मदद किया था प्रूफ रीडिंग के लिए. डॉक्टर W.H. फिलिप, MS Dottie Diggler and Field, his son Bayard and family members assisted in clerical work. इन्होंने मदद की, जो लोग का मदद किया है उसका नाम इन्होंने किया है वॉल्टर ई हेरिंग. उनके भाई जो हैं जो लॉग में थे उसको इसके प्रेस वर्क को कराने में मदद किया गया है. तो कई एक लोगों का योगदान है प्रूफ रीडिंग में, इसको क्लरिकल टाइपिंग में और फिर इसको पब्लिश करने में, है ना. नर फाइनल कहते हैं वी हैव ओनली गिवन द प्रीशियस स्टोन, बहुत महत्वपूर्ण पत्थरों को हमने इकट्ठा किया है, बहुत जेम्स को हमने इकट्ठा किया है और इसको पॉलिश करके क्लिनिकल वेरिफिकेशन से पॉलिश हुआ है और उसके बाद में हम लोग इसको प्रकाश में लाए हैं. और इस नर, किसी ने कहा है नर के विषय में, नर लिव्ड ए लॉन्ग एंड यूजफुल लाइफ एंड वी शुड रिजॉइस दैट ही फुलफिल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट मिशन सोएबली. हम लोगों को प्राउड होना चाहिए, हम लोगों को भीतर से गर्व होना चाहिए कि डॉक्टर नर ने हम लोगों के सामने में इतना महत्वपूर्ण काम हम लोगों के सामने में प्रेजेंट किया. तो छात्रों, आज मैंने इस छोटे से प्रेजेंटेशंस में नर से आपका परिचय कराया, डॉक्टर नर से परिचय कराया और डॉक्टर नर का योगदान के विषय में आप लोगों को जानकारी दी है. आप लोग इस किताब को पढ़िए, एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. एक रूब्रिक्स में कई एक दवाई नहीं दिए गए हैं कि जेनेटिक जैसे, फिर भी ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण होगा एनालिसिस करने में, और जो आपको नहीं मिल पाता है वह इसमें आपको मिलेगा. तो इस चीज़ को रख करके आप ये कर सकते हैं. और इसके साथ में हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है वो समाप्त होता है. आप को अगर कोई, अब हम लोग के पास में समय तो नहीं है, 5 मिनट का समय है, अगर कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चंस विद इन 5 minutes?